Hello dear student, so I welcome you all to the new topic vector. वेक्टर क्या चीज़ है वो समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए। वेक्टर इज अ क्वांटिटी, इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये कैसी चीज़ हो गई भाई, अभी तक हमने ऐसा क्यों नहीं देखा था? ये अलग से पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ समझते हैं इस टॉपिक पे। देखो, मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या सिखाया आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है। अब उनमें भी कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनके मेजरमेंट में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, a physical quantity which has both magnitude as well as direction, as well as डायरेक्शन। अब इस पॉइंट को समझते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो ऐसा क्या सब में नहीं होता? ये क्या हमने पहले नहीं ऑब्जर्व किया कि किसी में है किसी में नहीं है? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल का मास 4 kg है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। जब उसको आप मेजर कर रहे हो तो सिर्फ उसकी वैल्यू पे ही आपने ध्यान दिया, डायरेक्शन थोड़ी होता है 4 kg इस डायरेक्शन में कि उस डायरेक्शन में, ऐसा तो कुछ नहीं हम देखते। टाइम, अगर टाइम लैप्स हो रहा है 4 सेकेंड, आपने टाइम मेजर किया, स्टॉप वॉच ऑन किया, टाइम मेजर किया, और जब आप मेजर कर रहे हैं उस समय आप डायरेक्शन बिल्कुल नहीं देख रहे। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्शन की बिल्कुल भी वहाँ पे वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वो जो नंबर है दैट इज मैग्नीट्यूड। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity which has both magnitude and direction is called vector, vector quantity। ये होता है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अब इसके एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? देखो, मैंने स्केलर आपको बता दिया कि आप मास मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, इनफैक्ट टेम्परेचर भी मेजर कर रहे हैं, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कि इस डायरेक्शन में मूव किए 4 मीटर, कि इस डायरेक्शन में मूव किए 4 मीटर, इसको जब आप इस तरह से स्टडी करते हैं तो वो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इफ अ पार्टिकल मूव्स 4 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, it has a direction as well as magnitude. If a body is moving at a speed, at a rate of 10 meter per second in east direction, then you are considering direction as well as magnitude। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे क्वांटिटीज हैं? तो क्वांटिटीज हैं जो है डिस्प्लेसमेंट, क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। फोर्स, आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लेफ्ट में लगाए कि राइट में लगाए कि अप में लगाए कि डाउन में लगाए, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी आप कंसिडर करते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज को हैंडल डायरेक्शन और नंबर दोनों के साथ करना है, तो इनको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। इनको जोड़ रहे, हैंडल मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वही सब चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए वेक्टर पहले सीखना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में इनको जोड़ने, मल्टीप्लाई करने का अपना एक रूल है। आप ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन के साथ जोड़ना है आपको। ठीक है,
और स्केलर क्वांटिटी क्या है मैं वो बता देता हूँ। ये हो गया पॉइंट 1, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अ फिजिकल क्वांटिटी which does not have direction but only not have direction but only magnitude is called scalar quantity। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन कौन से हैं? हर वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो अभी तक आपको पता था, उनके मेजरमेंट के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सब स्केलर है, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने अभी बता भी रखा है, मास को मेजर करना है तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम मेजर करना है डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर मेजर करना है, कितना टेम्परेचर है, थर्मोमीटर निकालो मेजर कर लो, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इनमें से जस्ट ऑपोजिट आ जाओ, जैसे डिस्टेंस, अगर आप डायरेक्शन की बात नहीं करते, डिस्टेंस, तो वो बन जाता है स्केलर। अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो वो होता है स्पीड। मतलब स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज दिस वेलोसिटी? सब कुछ बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, ये स्पीड, और प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। अब जैसे जैसे फिजिक्स का चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, मैं चैप्टर में आपको बताता जाऊंगा कि ये वेक्टर है, स्केलर है, क्या चीज़ है, ठीक है। चलो, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब अपन सीखते हैं कि सिर्फ वेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि स्केलर का एडिशन आपको आता है, नॉर्मल इंटीजर की तरह जोड़ते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह जोड़ते हैं स्केलर में, मल्टीप्लाई उसी तरह करते हैं, तो ये आपको आता है। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखकर जो मैथ्स आप आए हो वही स्केलर में लगता है। मतलब 4 kg को 3 kg से जोड़ोगे तो सिर्फ जोड़ दो, 4 + 3 7 kg, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को 4 मीटर से 2 मीटर माइनस करना चाहो तो कम हो जाएगा, है ना। लेंथ अगर मेजर करते हो, लेंथ, तो 4 में से 2 मीटर कम कर दो, माइनस हो गया नॉर्मल, ठीक है। अगर आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो, उसमें कोई डायरेक्शन तो देखते ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं स्केलर की बात इस चैप्टर में नहीं करूंगा, मैं वेक्टर की बात करूंगा, इनको कैसे हैंडल करना है। अगर आप वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो डायरेक्शन के साथ, 4 मीटर नॉर्थ गया, 3 मीटर ईस्ट गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यही सब सीखना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद वेक्टर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज शुरू करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखो, अभी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कुछ, मान लो नॉर्थ के डायरेक्शन में एक बॉडी मूव करके 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी, 5 मीटर, करेक्ट। तो ये जो 5 मीटर है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। तो ये जो एरो है इसके इस पोर्शन को बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मान लो 5 मीटर नॉर्थ जा रहा है, तो लेंथ को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, और एरो को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन, करेक्ट। मान लीजिए मैंने एक और यहाँ पे बना रखा है ऐसे, तो इसको इससे कंपेयर किया जा सकता है कि इसकी भी डायरेक्शन नॉर्थ में है, ये नॉर्थ मान लेता हूँ मैं, इधर नॉर्थ है। तो आप इसको कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझोगे कि उसकी भी डायरेक्शन नॉर्थ में है लेकिन मैग्नीट्यूड 5 से तो कम है, ये बात आप बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 3 है, लेट्स से 3 मीटर। तो रिप्रेजेंटेशन एक हो गया ज्योमेट्रिकली,
दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ना। तो सेकेंड वे टू रिप्रेजेंट इज बाय सिंबल, सिंबल। तो सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान लो इस वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए के ऊपर एरो बना दो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? ये है 5 मीटर किधर? नॉर्थ। तो ये चीज क्या है इसकी? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। और इस वेक्टर का नाम ले लेते हैं बी। तो बी को कैसे लिखोगे? बी के ऊपर एरो बना दोगे। अब ये एरो ये नहीं बताता कि इधर जा रहा है ना, ये हमेशा आप ऐसे ही लिखोगे लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, नो, दिस इज नॉट द मीनिंग। तो इसको क्या लिखोगे? 3 मीटर नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो रहता, ऐसे मान लो ये 4 मीटर है, तो इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल दिए, चलो, तो ये वेक्टर सी मान लेते हैं, दिस इज वेक्टर सी। तो सी वेक्टर कैसे लिखोगे? सी वेक्टर इज 4 मीटर ईस्ट, ऐसे। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो द लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड हेड एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो लिख देता हूं मैं, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वो नंबर, ओके। एंड एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, एरो represents direction, arrow represents direction। क्लियर है जी? गुड। अब देखते जाओ। अब इस जगह पे मैं मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का भी एक मेथड बताता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, 2 एरो खींच दोगे, अच्छा 2 एरो नहीं, 2 ऐसे स्टैंडिंग लाइंस खींच दोगे ऐसे, तो इसको क्या पढ़ोगे? मैग्नीट्यूड। क्या पढ़ेंगे इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या है ये? पॉजिटिव है, ठीक है, वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है? ये 2 लाइन को ऐसे खींच के क्या बोलोगे इसको? मैथमेटिकल टर्म है, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव टर्म। तो मान लो मैं वेलोसिटी लिख रहा था ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिख रहा था ऐसे, और ये है 4 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में? तो ईस्ट के डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे मॉड वी ऐसे, तो सिर्फ 4 हो जाएगा, ठीक है, विथ अ यूनिट। ये यूनिट तो होता ही है, फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट तो होगी। लेकिन अब आप डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मॉड का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सब तरीका है, ये मैं लिखा कहीं को देख लूंगा तो इसको समझूंगा कैसे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। क्लियर है? ठीक है, इतना कॉपी कीजिए, फिर मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए, सबसे पहला वेक्टर जो अपन पढ़ेंगे वो है फिक्स्ड वेक्टर, है ना, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड वेक्टर का मतलब है इसकी कहीं पर पॉइंट फिक्स है, ठीक है, वहीं से वो ओरिजिनेट हो रहा है, कुछ इस तरह से। तो इसको आप सिंपल भाषा में समझें तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया जाए ऐसे एक्स और वाई, तो इस जगह पे फिक्स कर दिया गया है, या कहीं भी एक पॉइंट पे फिक्स है वो, मतलब उसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स है, करेक्ट। नंबर 2, फ्री वेक्टर।
फ्री वेक्टर क्या होगा? फ्री वेक्टर इज फ्री टू मूव एनीवेयर, इट डज नॉट हैव अ फिक्स पोजीशन। इस तरह से एक वेक्टर है, ये फ्री वेक्टर है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप इसको पैरेलल तरीके से कहीं भी मूव कर सकते हैं, पैरेलल ऐसे, आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन, इन दिस डायरेक्शन, बट यू कैनॉट रोटेट। आप रोटेट नहीं कर सकते। मान लीजिए ये यहाँ से एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री ही बना रहेगा पूरे टाइम। यहाँ रख दो, भले यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, लेकिन फ्री रहेगा। इसकी इनिशियल पॉइंट कहीं फिक्स नहीं रहेगी, बट यू कैनॉट रोटेट, रोटेशन अलाउड नहीं है। रोटेट करोगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ देखो कुछ थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूँ ताकि कल को कभी आप पढ़ो या कहीं मिले तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ऐसा टर्म में बता दे रहा हूँ आपको। चलिए नंबर 3 इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब जहां पे दो एक्सिस मिले उसको प्लेन बोलते हैं। दिस इज अ प्लेन। अब इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो जहां एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे हैं वो एक प्लेन हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। करेक्ट, एक्स वाई प्लेन। मैं यहाँ पे बना देता हूं, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। क्लियर है जी? एक्स वाई, ठीक है। और इधर मान लो जेड। तो इसको क्या पढ़ोगे? ऐसे मान लो, इसको कैसे स्टडी करोगे? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसको कैसे स्टडी करोगे? इसको पढ़ेंगे वाई जेड प्लेन। इसको कैसे पढ़ेंगे? ये होगा जेड एक्स प्लेन। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स इस तरह से हैं कि वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। तो हाउ विल यू डिफाइन? वेक्टर्स lying on same plane are called coplanar vector, are called coplanar vectors। ठीक है, are called coplanar vector। अब मान लो एक वेक्टर यहां पर है ऐसे, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहीं पर ही है। तो ए और बी जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ए एंड बी आर कोप्लेनर वेक्टर। मान लो ये ए है, ये बी है। लेकिन इफ देर इज अ थर्ड वेक्टर, वेक्टर 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 सी विच इज लाइक दिस, इससे बाहर निकल रहा, तो नाउ यू कैन नॉट से दैट ए एंड सी आर कोप्लेनर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलोगे? एग्जाम्पल में यहाँ लिख दो, यहाँ पर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर कोप्लेनर but C, A and C are non-coplanar, non-coplanar। सही है? तो एक पॉइंट नोट कर लो, एक पॉइंट नोट करो कि सिर्फ स्पेस में दो वेक्टर्स ऐसे दे दिए जाए आपको, दो वेक्टर्स, और आपसे पूछा जाए क्या वो कोप्लेनर है? ऐसे ही, मतलब फ्री वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो दो फ्री वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे क्योंकि उनसे पास होता हुआ एक प्लेन आप पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लो ऐसे कर दिया आपने, तो नॉन कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तो नोट, टू फ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, ये हमेशा कोप्लेनर वेक्टर ही होंगे, एक ही प्लेन में लाइक, मतलब जहां भी वेक्टर रखे हुए ना, मान लो ऐसे है वेक्टर ऐसे, तो यही एक प्लेन हो गया, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होंगे। क्लियर है? कोप्लेनर मतलब समझ लेना एक ही प्लेन में लाई करने वाले। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझो, नंबर 4। Number 4 is negative of a vector। नेगेटिव वेक्टर मान लो, चलो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है?
तो नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं होता है, अगर ए वेक्टर ऐसा था तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर। इसको कैसे पहचानोगे, इट हैज जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए जिस डायरेक्शन में था उसका ऑपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम टू सेम होगा। तो इट हैज डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेक्टर ए बट सेम मैग्नीट्यूड, as magnitude as a। ठीक है, अब कैसे समझेंगे इसको, चलो ये समझ नहीं आया सर। देखो ये हो गया ए वेक्टर इधर, ठीक है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट ऐसे, दिस इज माइनस ए वेक्टर। आई बात समझ में, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होगी बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। चलो भाई नंबर 5 इज यूनिट वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. Simple. A vector whose magnitude is 1. इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, देखो अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो ऐसे लिख लो, इसका मतलब ही समझ में आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ए। इसका मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए। कैप बोलोगे, इसको कैसे पढ़ोगे, ए कैप। कैसे पढ़ेंगे, ए कैप। ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। अब इनको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, angle between two vectors। देखो दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर के हेड भी है और टेल भी है, हेड भी है और टेल भी है। तो दोनों वेक्टर्स के टेल को टेल से ज्वाइन कर देना है, दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कर देना है। तो ये हो गया एक वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं ऐसे बी। तो दोनों के टेल से टेल ज्वाइन किए, तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो आपके दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है कि सर इधर भी तो एंगल बन रहा है। तो रूल ये कहती है कि दोनों के टेल से टेल जब ज्वाइन करोगे तो द मिनिमम एंगल ऑफ द टू विल बी टेकन एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो व्हेन वी जॉइन टेल टू टेल of two vectors, then shortest या shorter angle is angle between two vectors। क्लियर है? कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं इसको, तो डाउट थोड़ा क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये लेते हैं, ठीक है। बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बताओ। ये देखो हेड और टेल के बीच का एंगल है 120, बट द रूल सेज टेल टू टेल ज्वाइन करना है, और तब उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। अब वो कैसे करें, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो तो टेल और टेल दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स हैं, इनको पैरेलली कहीं भी ले जा सकते हो आप, या फिर इसको उठा के यहाँ ले आओ, कोई भी एक तरीका कर सकते हो आप। तो मैं इसको आगे ले जाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो कैसा बनेगा जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। ये हो गया वेक्टर बी और इधर आ जाएगा ऐसे वेक्टर ए, ठीक। अब बताओ इसके बीच का एंगल क्या होगा, अगर ये 120 था तो ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री।
तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर? 60 डिग्री, ठीक है ना। और देखते हैं, और देखो ऐसा कुछ। अब बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, इनके बीच का एंगल क्या होगा? बताओ, ऐसा वेक्टर है तो क्या करना है? टेल टू टेल ज्वाइन करना है। कैसे करें? या तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो या इसको नीचे ले जाओ, कोई भी एक तरीका कर लो। तो इसी को शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ चला गया ये, तो यहाँ से यहाँ चला गया, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ये डी और इधर सी। अब इनके बीच का एंगल क्या आ रहा है? जल्दी से बता दो। 30 डिग्री आ रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब इनकी सिग्निफिकेंस एडिशन में होगी। तो मैं दो वेक्टर्स को जोड़ने का रूल सिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो स्केलर के जोड़ने का रूल हमें पता है। कैसे? 2 को 4 से जोड़ना है तो 6 आ जाएगा आंसर, या 5 को -3 से जोड़ना है तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि हमने इंटीजर पढ़ रखा है, या 1/2 को 7/3 से जोड़ना है तो वो स्केलर एडिशन है। पर वेक्टर का एडिशन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, वही सीखना है यहाँ पे, ठीक है। और वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कॉपी कर लीजिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और पूछने भूल गया यहाँ पे। मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। जरा इन दो क्वेश्चन का आंसर दो आप मुझे, एंगल बताओ, ठीक है। नंबर 3, इनके बीच का क्या एंगल है? इनके बीच का, मान लो ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, बताना इनके बीच का एंगल क्या होगा। ये दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो टेल से टेल मिलाओगे तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसको आप क्या लिखोगे? व्हेन P इज पैरेलल टू Q देन एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, नंबर 4, इसको देखो जरा और इसको देखो, ठीक है। मान लो इधर एक वेक्टर है M और इधर एक वेक्टर है N, इनके बीच का एंगल क्या होगा? अब अगर टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, तो एंगल इनके बीच का क्या आएगा बताओ? ये वाला एंगल आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। तो जब एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल उनके बीच का क्या बनेगा? पाई या फिर 180 डिग्री। क्लियर है? या पाई रेडियन, रेडियन में पाई होता है। तो जब भी एंटी पैरेलल होगा, M N के एंटी पैरेलल है, तो एंगल उनके बीच का क्या हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड, ये भी पॉइंट मैंने आपको बोल दिया है ना। अब मैं बताता हूँ कि वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का पहला है ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ। व्हाट इज दिस लॉ? अब इस लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या है। मान लो आपको दो वेक्टर को जोड़ना है, तो दो वेक्टर को जोड़ोगे तो उसका आंसर क्या होगा? देखो, आप इस तरह से जोड़ें कि आप ट्रायंगल के साइड्स फॉर्म कर लो, ठीक है। आप वेक्टर को ऐसे जोड़ो कि वो ट्रायंगल के साइड्स बन जाए। तो कैसे बनाना है? अगर ए वेक्टर जहां खत्म हो रहा है, यानी कि जहां उसका हेड है, उससे टेल लगा दो दूसरे वेक्टर का, ठीक है। तो जो तीसरा क्लोजिंग साइड होगा इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब पहले वाले के टेल से शुरू करना है और दूसरे वाले के हेड को क्लोज कर देना जाके, तो दिस बिकम्स द रिजल्टेंट। तो आप क्या बोलोगे इसमें? सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या रूल कहता है? रूल कहता है कि
ट्राइंगल के दो साइड्स इस तरह से हों कि एक ऑर्डर में बने, यानी कि टेल हेड, जहां हेड खत्म होगा वहां से दूसरे का टेल शुरू होना चाहिए। तो जो तीसरा साइड है क्लोजिंग साइड मतलब इसको क्लोज करे और इस तरह क्लोज करे कि इसके शुरुआत से उसके एंड के डायरेक्शन में जाए, तो वो वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो उसका सम आएगा। क्लियर है? दिस इज द रूल। तो ये इसको मैं वर्ड्स पे नहीं लिखा रहा, दिखाना है क्या कहता हूँ? ट्राइंगल समझ में आ गया? चलो मैं बता देता हूँ। when two vectors are arranged in such a way that one vector starts from head, when two vectors are arranged in such a way that one vector's head is joined with another vector's tail, then the third vector which closes the triangle from opposite sense का मतलब जिस सेंस में ये जा रहा था उसके ऑपोजिट होना चाहिए। then the third side becomes the resultant, then the third vector which closes the triangle from opposite sense is the resultant। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया ताकि आप समझ पाए। मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो इनको बताओ। एम पी आर तीन वेक्टर है, ठीक है, एम पी और आर। इनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन किसका सम है, ये बताना है आपको। सोचो, ट्राइंगल है क्या? हाँ बिल्कुल है, तीन साइड्स बन रहे हैं, ट्राइंगल है। कैसे करें? एक खत्म हो रहा है, दूसरा वहां से शुरू होना चाहिए। जरा देखो तो, P का हेड से R का टेल जुड़ा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको गैप बना दिया हूँ, इसको इसे कनेक्ट कर दो। सही है, इसका हेड जहां खत्म है, दूसरे का टेल वहां से शुरू है। और तीसरा देखो ऑपोजिट सेंस में, तो क्या रिलेशन बनेगा बताओ? P प्लस R इज इक्वल्स टू M। सिंपल, यही है वेक्टर ट्राइंगल लॉ। ठीक, और प्रैक्टिस करना है, और करा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? ट्राइंगल दिख रहा है क्या? हाँ, ये खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, और ये ऑपोजिट है, तो यानी कि इन दोनों का सम R प्लस क्यू इज इक्वल टू P, यही होगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। तो यही है ट्राइंगल लॉ। अब इस ट्राइंगल लॉ में मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये क्लोजिंग होता है, पर कितना होता है ये नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, ये नहीं पता चल रहा है। आप बस बोल सकते हो कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, ये एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ से इस पॉइंट को अपन प्रूव कर दिए कि कैसे ऑपोजिट सेंस में ये जुड़ता है।
लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हमें दूसरे लॉ की तरफ बढ़ना पड़ेगा और वो है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, उसको कॉपी कीजिए, मैं दूसरा लॉ बताता हूँ। ओके, तो सेकेंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चल देखो क्या रूल है। अगर मैं ये ऐसा कहता कि जो वेक्टर है उनको आपने ऐसे जोड़ा था, ए वेक्टर को जोड़ा था बी वेक्टर से, है ना, ये था बी वेक्टर और ये सी वेक्टर निकल के आया था। सही है। मैं क्या कह रहा हूं कि इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। अब अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो वो कैसे करें, इसको पैरेलल तरीके से शिफ्ट करके यहाँ ले आओ। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे बना दो कि बी वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर यहाँ है, तो ये डॉट बन गया, है ना, इसको मैंने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो अब रूल ये कहता है कि आप इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करें, ऐसे कंस्ट्रक्ट करें कि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाए। दो वेक्टर्स को ऐसा रखो कि वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हो जाएं और उनको अगर आप कंप्लीट करें, अगर उनको आप कंप्लीट करें ऐसे, तो वो कंप्लीट हो गया। तो जो डायगोनल है ना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, दैट बिकम्स द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, उसका सम। तो C इज इक्वल टू A प्लस बी। अभी पहले भी यही था, ये बी वेक्टर था, तो A प्लस बी इक्वल टू सी। बट ये क्या कह रहा है कि आप इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, इस तरह से करें कि दो वेक्टर एडजेसेंट साइड्स में हो, और अगर एडजेसेंट साइड्स में है तो जो डायगोनल बन के आएगा ऐसे डायगोनल, वो डायगोनल उसका रिजल्टेंट होगा। क्लियर है। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, यानी कि इसकी लंबाई निकालना चाहता हूँ। वो कैसे निकालें, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है, उनको टेल से टेल मिलाओ और जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। तो ये एंगल थीटा उनके बीच का एंगल हो गया। तो क्या आप इस जगह में एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे, तो ये भी एंगल थीटा होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया। मैं ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ, फटाफट काम करता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया O, ये हो गया P। ठीक है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो देखो क्या है, इन ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल PMN, ये PN जो है, PN की जो लंबाई है वो लंबाई ये लाइन की है। और मैंने क्या सिखाया अब आपको कि लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ दिस लाइन इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी लंबाई को मैग्नीट्यूड ऑफ B, इसके लंबाई को मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, OP को क्या बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ A। सही है। PN वही होगा जो ये वाला होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही वेक्टर है। PN इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B। आई बात समझ में। तो इस PMN वेक्टर ट्रायंगल में साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा, MN, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, PN। तो PN की वैल्यू B हो गई, तो यहाँ B रख सकते हो क्या, तो B को भेज दो उधर। तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज MN इक्वल्स टू, MN इक्वल्स टू मॉड B साइन थीटा। इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, इक्वेशन 1 में बोल देता हूँ। सिमिलरली cos थीटा कैन बी रिटन एज
cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये b है, तो pm क्या लिखोगे, pm इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। देखो मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्यों क्या कर रहे हैं डिराइव, इसकी लेंथ निकालना है मुझे, ओ एन की लेंथ निकालनी है। ओ एन की लेंथ क्या है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, सी क्या है, सी है इन दोनों का सम, इसका मतलब इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, करेक्ट। चलो अब इस बड़े से ट्राइंगल में लेते हैं, बड़ा सा ट्राइंगल ओ एम एन में लेते हैं ना, तो इन ट्राइंगल ओ एम एन, क्या ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को क्या लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर क्या होगा, देखो बेस का स्क्वायर होगा ओ पी प्लस पी एम, ऐसे होगा, नहीं आया समझ। ये लेंथ क्या है, ओ एम क्या है, ओ पी प्लस पी एम, करेक्ट। क्या निकालना है आपको, ओ एन निकालना है। एम एन की वैल्यू क्या है, एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन, एम एन की वैल्यू यहाँ से रखो, पी एम की वैल्यू यहाँ से रखो। एम एन की वैल्यू क्या है, मॉड बी साइन थीटा, तो यहाँ पे रखे हो जल्दी से फटाफट रख दो, तो मॉड बी साइन थीटा। देखो मैंने यहाँ एरो नहीं बनाया, जिसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड ही बोल रहा हूँ, मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार थोड़ा समय बचा रहा हूँ। ओपी, ओपी क्या है देखो, तो ओपी है मॉड ए, तो यहाँ पे मॉड ए रख दो। पीएम क्या है देखो, तो पीएम, पीएम इक्वल्स टू मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको क्या लिखोगे, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल बेसिक मैथ्स वाले वीडियोस को देखो, फिर से ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक की जरूरत पड़ रही है, देखो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लिखते हैं। और अब इसमें एक ज़रूरत और पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़, है ना। प्रॉपर्टीज़ में मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। देखिए कैसे, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लें, ए को इधर रख लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1। कैसे आया सर, कैसे आया, नहीं समझ में आया मुझे, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बता रखा है ये कैसे आता है। साइन होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो स्क्वायर करके जोड़ो, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज अगेन इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो देखते जाओ, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे c, है ना, c लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, c का स्क्वायर, तो ये ON क्या है, c। अब फाइनल मेरा आंसर आ चुका है, देख लीजिए जल्दी से, c वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है, ठीक है ना। ये सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, जब मैं कुछ नहीं दिख रहा हूँ तो समझ लेना ये मैग्नीट्यूड्स ही लिखा हुआ है, सही है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं रखना आपको। तो ये भी मैग्नीट्यूड हो गया, तो यही आपको याद रख लेना है। इसको कैसे याद रखोगे, थीटा किन के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, इसीलिए मैं सिखाया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे देखते हैं, तो उनके टेल को टेल से ज्वाइन करो, तो जो स्मॉलर एंगल है उसी को यहाँ रखना है। क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया सर। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया,
अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता करनी है, मतलब सी वेक्टर, ये जो येलो कलर का वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां से एंगल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बीटा, बीटा ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन बी से ना हो जाए। चलो मैं चेंज कर देता हूँ इसको मैं अल्फा लिख लेता हूँ, अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अब मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये मैं लिख देता हूँ, इसको क्या पढ़ोगे, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखवाया था आपको, है ना, केवल मैं बता दिया था कि तीसरा साइड जो है वो क्लोजिंग साइड होता है और वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है, वो उसका रिजल्टेंट होता है। ये रिजल्टेंट का मतलब है दोनों का सम, पर कितना होता है ये पता नहीं था, अब पता चल गया ये इतना ही होता है। अब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बता दिया, अब डायरेक्शन, तो फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब सम, रिजल्टेंट दैट इज सम, सम की डायरेक्शन आपको पता करनी है। कैसे निकलेगा भाई साहब, कैसे निकलेगा, बड़े से ट्रायंगल में देखो ओ एम एन, बड़े से ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ एम एन व्हाट इज tan अल्फा इक्वल्स टू, tan अल्फा बताओ क्या होगा, मैंने tan ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था आपको, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, mn, परपेंडिकुलर क्या है, mn, और बेस क्या है, बेस है OP प्लस PM, ये है। चलिए ध्यान से देखिए, तो mn की वैल्यू क्या है, mn कहाँ से देखेंगे, mn यहाँ से देखेंगे, तो mn की वैल्यू है b sin थीटा, ठीक है, OP की वैल्यू है a, और PM की वैल्यू क्या है, b cos थीटा। तो सारे वैल्यूज रख दो यहाँ पे, ठीक से रखो, बिल्कुल केयरफुल। तो b sin थीटा OP a प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है। अब ये tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है वेयर अल्फा इज द डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर ए, और वेक्टर ए क्या है, नीचे वाला वेक्टर, जिससे आप एंगल लेते हो वो ए नीचे आता है, उसमें कोई साइन और कॉस नहीं होगा, जो रह गया जिससे एंगल नहीं ले रहे हो उसी में साइन और कॉस आएगा, याद करने का तरीका, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब एक बार फिर से देखो इस चीज को मैंने क्या किया, मैं यहाँ बस ये सिखाना चाह रहा था कि कोई दो वेक्टर को जोड़ोगे तो जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो सीधा सीधा नहीं होगा कि 3 और 4 जोड़ दिए 7 हो गया आंसर, 3 और 4 तो केवल यहाँ आएगा, साथ ही साथ आपको उनका एंगल जो है उसका कॉस लगाना पड़ेगा। अब आपको वो टेबल याद करना पड़ेगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ाया आपको, वो टेबल याद करो, कॉस का सारा टेबल याद कर लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा वैल्यूज क्या होगी, रखोगे तो, ठीक है। चलिए तो इसको कॉपी कीजिए, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या किया एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। मैंने 2 वेक्टर्स लिया, दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कर दिया और इसको कंप्लीट बना दिया एक पैरेललोग्राम। अब मेरा मोटिव क्या है, ओ एन पता करना है, क्योंकि यही इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम, तो इसकी लंबाई पता करना है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, एक ट्राइंगल खुद से बना दिया यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि साइन कॉस टेन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही प्रूव किया गया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई इसकी मैग्नीट्यूड होगी, यहाँ से यहाँ की लंबाई इसकी मैग्नीट्यूड होगी, वही बात पी एन में भी इसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो पी एन हो गया मॉड बी, ओ पी हो गया मॉड ए,
अब PMN ट्रायंगल में मैंने साइन और कॉस दोनों ले लिया, जिसमें से ये क्या है हाइपोटेन्यूज और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है b, तो इन दोनों को निकाल लिया, एक साइन आएगा एक कॉस आएगा। अब बड़े से ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस लगा दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाली लेंथ कैसे आपने निकाली है, यहाँ से यहाँ की लेंथ प्लस यहाँ से यहाँ की लेंथ, तो यहाँ से यहाँ की लेंथ मॉड ए हो गया और PM हो गया b cos थीटा, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये ओपन हो गया, जिसमें इन दोनों में b कॉमन ले लिया मैंने, b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, अब 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गया रिजल्टेंट, इसका स्क्वायर रूट इधर भेज दिया, करेक्ट। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, c इज ऑल्सो अ वेक्टर, किधर डायरेक्शन होगी, तो यहाँ से मैंने अल्फा ले लिया a वेक्टर से, फिर से इस बड़े से ट्रायंगल में tan अल्फा लिखोगे तो ये आ जाएगा। रिकैप कर दिया मैंने, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन बार बार डिराइव नहीं करना, आपको सिर्फ दो रिजल्ट्स याद रखने हैं, एक ये वाला रिजल्ट जो कि मैग्नीट्यूड है, एक ये वाला रिजल्ट जो कि डायरेक्शन है, दैट्स इट। और आपको ये पता होना चाहिए थीटा कैसे ले रहे हैं, थीटा उनके टेल से टेल ज्वाइन करने वाला जो स्मॉलर एंगल है वो होगा, क्लियर है। चलो कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट डिड वी कंक्लूड, वी कंक्लूडेड that if two vectors are such that angle between them is theta, okay, theta, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स को आप जोड़े हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसकी जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या निकल के आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आपको cos का टेबल लर्न करके रखना है, हर एंगल पे क्या वैल्यूज होती है ये लर्न करके रखना है, ठीक है। c क्या है बाय द वे, c है a प्लस बी, है ना। c वेक्टर कैसे लिखोगे, यहाँ पे अगर आप ऐसे बना दें, पैरेललोग्राम बना दें, इसको कंप्लीट कर लें, तो ये c वेक्टर है, दिस इज c वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट कैन वी राइट अबाउट c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो मॉड c मतलब मॉड a प्लस बी, है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो बेसिकली ये है क्या, दिस इज a प्लस बी मॉड, ये चीज है, सही है। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज फॉर सम स्पेशल एंगल, फॉर सम स्पेशल एंगल what is the value of a plus b? Number one, if theta is equals to 0 degree, what do you mean by that? It means both the vectors are in same direction, isn't it? A plus b, it means a and b both are in same direction, and this you want to add. So what is the answer do we get? देखते हैं, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या रखोगे, 0, तो अगर 0 रखोगे तो c क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। व्हाट इज cos 0, cos 0 आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ये 1 हो चुका है, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट अंडर समथिंग स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू a प्लस बी। तो क्या आप कह सकते हो कि c की जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ये इनके मैग्नीट्यूड के बराबर है, c वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। लेकिन ये कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री है, मतलब 3 मैग्नीट्यूड मान लो a का 3 है, b का 4 है, तो 3 प्लस 4 डायरेक्ट कर दो, स्केलर की तरह जोड़ दो। लेकिन कब, जब एंगल उनके बीच में 0 डिग्री होगा, मतलब या तो वो दोनों पैरेलल होंगे, मतलब पैरेलल ही हुए, सेम डायरेक्शन में हो गए तो पैरेलल हो गए, सही है। तो दिस इज द रिजल्ट विच यू हैव टू लर्न, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, कब, व्हेन
when A is parallel to B, A और B दोनों पैरेलल है, that is थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेट अस टेक दिस 90 डिग्री, इट मीन्स कैसा दिखेगा, ए वेक्टर अगर इस तरह से है तो दूसरा वेक्टर इस तरह से होगा, इधर ही ए ले लेता हूँ, चलो ये ए है ये बी है, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, 90 ले लिए इस तरह से, तो इसका सम क्या होगा, तो देखो क्या होगा, cos 90, आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे थीटा में 90, cos 90 की वैल्यू बताओ क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, इट इज 0, तो ये पोर्शन क्या हो गया 0, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट, यही होगा, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट यूज करेंगे, इन दोनों रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करोगे, जब एंगल 0 डिग्री है तो उनको जोड़ दो, 90 डिग्री है तो स्क्वायर करके जोड़कर रूट ले लो, वाई, बिकॉज एज cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, सही है, गुड। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी आपको, मान लो ये इसका रिजल्टेंट है ऐसे, है ना, है तो होगा तो यहाँ से तो ऐसे चला गया, ये हो गया इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम, जो सम है वो रिजल्टेंट कहलाता है, करेक्ट। अब ये सी कैसे लिखोगे, इनके बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल, ये अल्फा है ना, तो tan अल्फा क्या लिखोगे, tan अल्फा मैंने क्या सिखाया था वहां पे, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, तो cos थीटा में थीटा 90 डिग्री है, तो cos 90 खत्म हो गया, और sin 90 की वैल्यू चलो मैं लिख देता हूँ, b sin थीटा, सी थीटा क्या है 90 डिग्री, बाय a प्लस बी cos 90, तो ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो गया भाई साहब, और ये पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया 1, तो व्हाट इज द वैल्यू, इट इज b डिवाइडेड बाय a, तो ये है tan अल्फा, b बाय a। और एक बात, व्हेन a is equals to b, then alpha is equals to 45 डिग्री, why, ये दोनों सेम हो गए तो 1 होगा, तो tan अल्फा 1 कब होता है, जब अल्फा 0 डिग्री, यानी कि एंगल सॉरी 45 डिग्री, tan अल्फा की वैल्यू 1, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, कितने एंगल पे 1 होता है, तो 45 डिग्री पे 1 होता है, करेक्ट है। इसको लिख देता हूं एज tan अल्फा is equals to 1, गुड। ठीक है, तीसरा भी बता देता हूं, फिर एक साथ लिख लेना सब चीज। नंबर 3, if theta is 180 degree, if theta is 180 degree, it means A and B are in opposite direction, like this। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर्स को जोड़ो, ऐसे जोड़ो, तो क्या होगा इसका आंसर, वो देखते हैं। तो यहां आपको नोट करके रखना है, नोट क्या करना है कि cos 180 की वैल्यू क्या होगी, ये तो सबको तो यही रखना है ना, तो cos 180 की वैल्यू होता है -1, कैसे होता है मैं याद दिला देता हूं, मैंने सब कुछ बता रखा है आपको, cos 180 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 180 minus 0, that is minus cos 0, तो क्या हो गया ये -1, cos 0 1 होता है, तो इसको याद कर लो, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो अगर आप यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो लिखोगे c इज इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, ठीक।
अब ये -1 को यहाँ ले आओ तो a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab हो गया, है ना, -2ab। तो -2ab क्या होता है, -2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। Therefore c you can write to like a minus b, तो c is equals to a minus b when angle between them is 180 डिग्री। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। सो दिस यू कैन से मिनिमम वैल्यू, क्या बोल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो इस डिस्कशन से ये समझ आया, नोट करके लिख दूं मैं यहां पर, इस डिस्कशन से बहुत बड़ी बात समझ में आई कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर उनके इंडिविजुअल सम और इंडिविजुअल डिफरेंस के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो आप क्या कह सकते हो, नोट a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब समझ में आता है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड c, है ना, मॉड c। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू इंडिविजुअल मॉड के सम के इक्वल या उससे छोटी होगी और उनके इंडिविजुअल डिफरेंस से बड़ा या बराबर होगा। तो यही वैल्यूज जो है वो रेंज है, यहां से यहां तक ही ये वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब एंगल 0 डिग्री है, यही है जो वेक्टर को अलग बनाता है। आप स्केलर के साथ एंगल नहीं देखते, दो मास को जोड़ना है, एक 4 kg लेकर आए, एक 5 kg लेकर आए, दोनों जोड़ दिया 9 kg। लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी वेक्टर को लेके आओ, जैसे फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, अगर आप 4 और 3 को जोड़ रहे हो, 4 और 3, 4 फोर्सेस, 4 मैग्नीट्यूड का एक फोर्स है और 3 मैग्नीट्यूड का एक फोर्स है, उनको अगर आप जोड़ रहे हो तो उनके बीच का एंगल भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितना एंगल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 4 और 3 को जोड़ोगे तो उसकी आंसर 7 और 1 के बीच में लाई करेगा, 1 और 7 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, 4 और 3 का सम 7 है। तो दो वेक्टर का सम उनके इंडिविजुअल सम और इंडिविजुअल डिफरेंस के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। Okay, let us come with an example. Question 1, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो if A has magnitude 3 unit and B has a magnitude of 4 units, ठीक है। Then find the sum of two vectors if angle between them is, number 1 is 90 degree, number 2 is 60 degree and number 3 is 120 degree, ठीक है। ये 3 एंगल है, तो आपको बताना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 90 डिग्री वाले में फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, क्या होगा, C वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बस सिंपल, क्योंकि 2ab cos 90 इज 0। ओके देन a कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 9 प्लस 16 25 का रूट, दैट इज 5 यूनिट्स। अब ये मत सोचना इसमें प्लस माइनस होना चाहिए था सर, मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 60 डिग्री, अब ये कैसे करेंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 लिख दो बस, सही है। अब a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और cos 60 की वैल्यू आपको लर्न करके रख लेनी है 1/2। सारा खेल cos का है, cos का जो एंगल होगा वहां पे रख दो, आंसर अपने आप निकल आएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये 4 3 जा 12 और ये 25 है, सही है। रूट 37 यूनिट्स, ये हो गया सी, क्लियर। अब 120 डिग्री, तो उसके लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू -12। ये लर्न करके रखना है आपको, ठीक है। कैसे आता है ये सब कुछ मैंने बेसिक मैथ्स में सिखाया आपको, ट्रिग्नोमेट्री में। इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60, और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो -12 हो गया, सही है। चलो अब यहाँ -12 रखोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा बस, तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या, c इक्वल्स टू रूट अंडर 25 माइनस 12, बिकॉज cos 120 इक्वल्स टू -12, तो माइनस आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करो जल्दी से, रूट 13 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है ना, फोर्स है कि वेलोसिटी है कि एक्सप्रेशन है कि कुछ और ही है, तो मैं इसलिए कोई टर्म यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में नहीं पढ़ाई गया है ना, तो इसलिए जनरलाइज करके बात कर रहे हैं। यूनिट्स मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट्स भी है, करेक्ट है यहाँ तक। तो ये था एडिशन।